आज टॉप एंगल का कैमरा थोड़ा बहुत ज्यादा ही ऊपर जाने वाला है, थोड़ा ग्रह नक्षत्रों तक हम चले जाएंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भैया सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं देश के, और 25 साल से ज्यादा का अनुभव है उनका। हमारे साथ डॉक्टर विनय बजरंगी मौसी। क्लियर हो गए? इसके पीछे एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि दिल्ली चुनाव में इस बार आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल का भविष्य क्या है? जो हॉरोस्कोप होता है उसका लिंक पिछले जन्म से भी होता है, तो हम पास्ट लाइफ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी पता है कि मोदी जी पिछले जन्म में क्या थे, या क्या जीवन था? मोर और लेस। ओह माय गॉड। मैंने जब मोदी जी की कुंडली निकाली, 2 लोगों से बहुत अच्छी मेल खाती है। ये हो सकता है कि कुछ कंट्रोवर्शियल हो या कुछ हो, लेकिन फिर भी जैसे केजरीवाल जी हैं तो सबसे दिलचस्प जो है वो योगी जी की हॉरोस्कोप है। अच्छा। हाँ, यदि योगी जी का हॉरोस्कोप को तुलना की जाए तो कुंभ को लेकर इतनी चर्चा है, महाकुंभ को लेकर इतनी चर्चा है, उसमें ग्रह नक्षत्रों का क्या रोल है? मान लीजिए कि मैं अभी बहुत दूर हूँ सॉल्वेशन से या कि मोक्ष से, लेकिन जब मैं जाकर स्नान करूंगा तो उसके अंदर मैं काफी अच्छे पॉइंट्स जोड़ दूंगा, यानी कि फिर मुझको हो सकता है कि अगले 10 जन्म ना लगे, सिर्फ 2 जन्म में मेरा काम हो जाएगा। बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में तो खास करके कि कुंडली मिला के ही शादी होती है, तो भी इतने डिवोर्स केसेस कैसे होते हैं? कुंडली गलत मिला देते हैं लोग, या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है बात? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कुंडली एक्चुअली मिलाना कोई जानता ही नहीं। अच्छा। और हम सोचते हैं कि यदि गुण नहीं मिले तो उसके अंदर कुंडली नहीं मिली। दोनों में बहुत गलतियां मिलती हैं। एक वो भी तो कहते हैं कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है? ये पिछले 100-150 साल से ही वर्ड स्टार्ट हुए हैं मांगलिक, इससे पहले नहीं था। पहले नहीं होते थे। लोग कई बार शादी करना है, कुंडली मिलानी है, तो ऐप पर जाकर अपने डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइमिंग डाला और कुंडली चार्ट पढ़ लेने का प्रयास करते हैं। क्या ये तरीका ठीक है और ये कितना घातक हो सकता है? आपने जो भी मैच किया किसी भी ऐप से, आप करिए, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन जब आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, ईदर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, तो आपको जरूर ये नहीं पूछूंगा कि किसको शेयर मार्केट करना चाहिए, क्योंकि ये तो अलग अलग कई पैरामीटर्स मिला के होगा, लेकिन किसको नहीं करना चाहिए ये अगर आप बता सकें। लेकिन दर्शकों को जब तक आपने पैसा कमाने का उपाय नहीं बताया तो फिर फायदा क्या? थोड़ा पैसा कैसे कमाना ये बताइए। तो देखिए, पैसा कमाने के उपाय तो बहुत सहज, बहुत सिंपल होते हैं कि नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे समग्र तौर पर देख पाएं, वृहद तौर पर समझ पाएं। और आज टॉप एंगल का कैमरा थोड़ा बहुत ज्यादा ही ऊपर जाने वाला है, थोड़ा ग्रह नक्षत्रों तक हम चले जाएंगे और वहां से बहुत सारी चीजों को देखेंगे कि दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के नक्षत्र क्या बोल रहे हैं, मोदी जी के नक्षत्र क्या देश को आगे ले जाने वाली दिशा और दशा दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, क्या मोदी जी का भविष्य कहता है। इसके अलावा कुंभ, जिसकी इतनी चर्चा है, उसमें ग्रह नक्षत्र ऐसी क्या दशा बनाते हैं कि उस स्नान किया तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी समझेंगे कि क्या ग्रह नक्षत्र बता सकते हैं कि आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, आपको शेयर मार्केट में फायदा होगा या नहीं होगा, आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। और आप कहेंगे कि इतना सब कुछ कौन बताएगा? तो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भैया एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है, बल्कि बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, देश के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं देश के, और 25 साल से ज्यादा का अनुभव है उनका। हमारे साथ डॉक्टर विनय बजरंगी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो प्रश्न आपको देखकर मन में यही आता है कि आपको क्या सब पहले पता चल जाता है? पता चल सकता है यदि कोई पूछे तो। पूछे तो आपके मन में वो बात कौननी चाहिए, या कोई पूछे आपसे तो आप उसको रीड कर सकते हैं। आपके साथ भी वो समस्या आती है जो अमूमन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आती है कि कहीं भी जाओ तो लोग कहते थोड़ा सा बता देते, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल यही रहता है। लेकिन विनय जी, क्या अभी मैं आऊंगा कि केजरीवाल, मोदी जी, देश का भविष्य वगैरह वगैरह, और 2025 में क्या होगा, कोविड जैसे हालात तो नहीं होंगे, युद्ध तो नहीं होगा, बहुत कुछ आपसे पूछने को है मेरे पास जी। लेकिन सबसे पहला प्रश्न लोगों के मन में ये होगा कि क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी जो है वो इतनी ताकत रखती है कि ये सब वाकई में प्रिडिक्ट कर सके, सही प्रिडिक्ट कर सके? ऐसा क्या है इसके पीछे? देखिए, ताकत होती है जो वो साइंस को हैंडल करता है। यदि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं ज्योतिष की साइंस को हैंडल कर सकूं, तो निसंदेह आपके लिए वो अच्छी होगी। यदि मैं नोविस हूं, मैं अभी सिर्फ सीख रहा हूं, या फिर मेरे पास वो अनुभव नहीं है, तो ये कसूर ज्योतिष का नहीं है, ये उस ज्योतिषी का है जो कि उस साइंस को हैंडल कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि कोई अच्छा ज्योतिषी है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, तो वो
जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन या क्वेरी आ रही है उसको आंसर कर सकता है। तो मतलब मोटे तौर पर एग्जाम्पल से कहूं तो दोष मसाले का नहीं है, बनाने वाले का है कि उसका बनाने अनुभव कितना है कि कितना मसाला कहाँ और कब डालना है। बिल्कुल 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 सही पकड़ा आपने। तो आपके हिसाब से जब आपने ये सब शुरू किया, आपको ये लगने लगा था कि इससे तो बहुत सारी चीजें बहुत क्लैरिटी से पता चल जाती हैं, और उसमें साइंस क्या है इसके पीछे? देखिए, साइंस तो अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो है वो ऑब्जर्वेंस के ऊपर साइंस है। इसका एक बहुत ही मूलभूत तरीका है कि उन्होंने देखा कि जो ये ग्रह मूवमेंट करते हैं वो हमारे ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर इस प्रकार से चलता है कि आज हम कुछ सोचते हैं और हम कल कुछ और सोच रहे होते हैं। तो ये कुछ ना कुछ जो है वो पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो ये ओवर द इयर्स एक एक ढांचे के ऊपर वो किस प्रकार से वो ग्रह जो है वो एक्ट करता है, उसकी इवैल्यूएशन और डिडक्शंस हैं। एक बार एक व्यक्ति को वो इवैल्यूएशन करनी आ जाए, वो समझ आ जाए कि किस प्रकार से डिडक्शंस करते हैं, तो फिर प्रेडिक्शन करना इतना मुश्किल काम होता नहीं है। आप वाकई बता देते हैं यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं होगा? इसके पीछे एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपकी क्षमता क्या है। बहुत बार क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, जुपिटर बहुत होता है उसके पास, तो वो अपने आप को अपने से ज़्यादा किसी को समझता ही नहीं है। ये हर एक के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सपोज उसका समावेश बुध के साथ ना हो, मरकरी के साथ ना हो, तो वक्त रहते हुए वो उसको अपनी बात की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। यानी कि कंसीव तो उसने कर रखा है अच्छा खासा ज्ञान, लेकिन जब उसकी अभिव्यक्ति करनी है तब वो नहीं कर पाता। तो ये अभिव्यक्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जब एक टाइम आएगा जिस टाइम के अंदर उसको अभिव्यक्ति करनी होगी कि नहीं करनी, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये पता चल सकता है। तो वास्तव में उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं और उसकी फैकल्टी कितनी डेवलप्ड है, और वो यूपीएससी क्लियर कर पाएगा या फिर इस प्रकार के और समकक्ष बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बताया जा सकता है। मुझे लगता है राहुल गांधी को भी आपको एक बार अपने अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। वो भी अभिव्यक्ति में कई बार पीछे रह जाते हैं। सोचते अच्छा है लेकिन बोलते हैं तो कांड हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ा जब पॉलिटिक्स की बात कर ही रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का जगाते हैं। जी। क्या आप चुनाव प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और दिल्ली चुनाव में इस बार आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल का भविष्य क्या है? देखिए, जैसे आपने ये पहली बार मुझसे पूछा है, मैं नॉर्मली पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद से क्वेश्चन नहीं पूछता नॉर्मली। खुद से मैं तब ही क्वेश्चन पूछता हूँ जब कोई जीवन मरण की बात हो, या कि मैं किसी के पेशेंट के पास जाऊँ और वो मुझसे अपनी बात ना पूछता हो, तब मैं उससे पूछूंगा कि इसका क्या होगा, तब मैं एक प्रश्न चार्ट बनाता हूँ। लेकिन आपने आप क्वेश्चन पूछा है तो वास्तव में जो है वो मुझे इस समय पता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें जो एसेंडेंट है वो क्या चल रहा है, और उसके अंदर मंगल बैठा हुआ है। तो आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो मैं है तो पत्रकार हूं, मैं जीतते हुए किसी को नहीं देखना चाहता। जो भी पब्लिक को पसंद आए वो जीते, जो पब्लिक के लिए अच्छा काम करे जीते। तो मैं बेसिकली क्या है, इसके अंदर दो पार्टी बनानी होती हैं, ए पार्टी और बी पार्टी। तो एक को ए पार्टी बनाना पड़ेगा, और जो पूछता है वो उसका रुझान किस तरफ है वो ए पार्टी होती है नॉर्मली, और बी पार्टी वो होता है जो उसका रुझान जिसकी तरफ कम होता है। तो अच्छा, मैं तो इसमें एक काम कर सकते हैं, जी। ए पार्टी, चूंकि अरविंद केजरीवाल के नाम में ए है तो उनको ए पार्टी कर देते हैं। बीजेपी में बी है तो उनको बी पार्टी कर देते हैं। और हमारे कैमरा पर्सन से पूछते हैं, तुम किसको जीतते हुए देखना चाहते हो, बीजेपी को कि केजरीवाल को? बीजेपी को। अच्छा, तो फिर ए पार्टी का मतलब हुआ कि ए, अब ये देखना चाहते हैं तो ए पार्टी बीजेपी हो गई फिर, और अच्छा। जो बी पार्टी है वो केजरीवाल हो गया, क्योंकि ठीक। ये अब क्वेश्चन वाले हो गए। ठीक है। तो इसके अंदर जो जो पड़ रहा है वो काफ़ी हद तक बीजेपी का भारी हो जाता है, और अरविंद केजरीवाल इसके अंदर बहुत हद तक नीचे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम तुलना कर रहे हैं पूरे ग्रहों की, तो हम ये देखते हैं कि कितना फोर्स है उस समय। तो फोर्स देखने के लिए हमको जो असेंडेंट होता है वो देखना पड़ता है, थर्ड हाउस देखना होता है, सिक्स्थ हाउस देखना होता है, 10th और 11th, ये उपचय घर होते हैं। और इसी प्रकार से जो 7th हाउस होता है, 7th हाउस उसका लगन हो गया बी पार्टी का, फिर 9th हाउस देखना होता है, फिर उसका 12th हाउस देखना होता है, और फिर 4th और 5th देखना होता है। तो ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने इसकी गणना की, क्योंकि इस समय मुझे पता है कि कौन कौन से स्टार्स कहाँ कहाँ हैं। तो अरविंद केजरीवाल थोड़े से पीछे रह जाते हैं, और बीजेपी काफ़ी हद तक आगे जा रहा है इसके अगर अंदर। मान लीजिए इन्होंने कहा होता कि ये केजरीवाल को जीतते देखना चाहते हैं, तब आपका एनालिसिस क्या चेंज होता? तो चेंज हो जाता, तब बिल्कुल चेंज हो जाता, क्योंकि अब मेरे पास कुंडली है, और क्वेश्चन जो जैसा सामने आता है उसी प्रकार से कुंडली को ओरिएंट किया जाता है। ओह, ये तो बहुत कम लोगों को शायद जानकारी होगी कि जी। सवाल पूछने वाले के चॉइस पे भी बहुत कुछ जी निर्भर जी जी। करता है। अब
इसके अंदर एक बात, छोटी सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया मेरे पास और उसने क्वेश्चन पूछा, क्या ये स्वस्थ होंगे? ये भी एक क्वेश्चन का प्रारूप होता है। ये स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे, ये अलग क्वेश्चन हो गया। क्या ये स्वस्थ होंगे, वो अलग क्वेश्चन हो गया। तो अच्छा। क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्वेश्चन पूछा क्या है। और ऐसे में अक्सर क्या होता है कि मैं कहता हूं कि भाई एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए आप अपना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आप, जब मैं गणना कर रहा हूं तो अपने क्वेश्चन को आप किसी और तरीके से, नहीं पहले कर दें, नहीं नहीं तो बाद में कर दें, कुछ ऐसा कर दें, कॉमा कहीं और लगा दें, तो क्वेश्चन का प्रारूप ही बदल जाएगा इसके अंदर। अगली बार आप जाएं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास और कम से कम विनय जी के पास, तो सोच समझ के सवाल पूछिएगा। उस सवाल का बड़ा महत्व बड़ा है, महत्व ये है। आज लोगों को पता चल रहा है। अच्छा, दिल्ली में तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को थोड़ी बढ़त है, केजरीवाल थोड़ा पीछे हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं और सबसे ज़्यादा इस देश में अगर किसी पॉलिटिशियन की चर्चा है तो वो नरेंद्र मोदी की है। कई लोगों ने कहा 2024 के बाद वो थोड़े कमज़ोर हो गए, किसी ने कहा बस यही लास्ट है, 29 तक तो नहीं प्रधानमंत्री रह पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली या उनके ग्रह नक्षत्र क्या बताते हैं, वो कहाँ तक जाएंगे? अ, देखिए, मैं उनकी कुंडली मैंने काफ़ी बार पढ़ी है, जो मेरे पास अवेलेबल है। और इसी प्रकार से बहुत सारे राजनेताओं की कुंडली पढ़ता हूँ मैं। योगी जी की पढ़ता हूँ, और साथ साथ जो है राहुल गांधी जी की पढ़ता हूँ। अरविंद जी की मैंने काफ़ी पढ़ी है। और जब भी कोई इवेंट होता है तो उसको पढ़ने की चेष्टा करता हूँ। और क्योंकि जो हॉरोस्कोप होता है उसका लिंक पिछले जन्म से भी होता है, तो हम पास्ट लाइफ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पास्ट लाइफ में ये कहाँ तक और क्या करते थे ये, और ये कहाँ तक पहुँचे थे। तो मुझे काफ़ी रोचक ये अध्याय लगता है जब मैं मोदी जी की पिछली लाइफ को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उसका समन्वय निकालने की कोशिश करता हूँ कि वो इस जीवन के अंदर किस प्रकार से जो है वो जी रहे हैं और उसमें कितना पैरेलल है। तो आपको ये भी पता है कि मोदी जी पिछले जन्म में क्या थे, या क्या मोर जीवन था मोर उनका? और लेस। ओह माय गॉड, आज ये भी पता चलने वाला अगर मैं नाम ना दूं, है। हाँ। लेकिन मैं फिर भी उनकी पूरी जीवन की आख्या कर सकता हूं कि वो क्या थे और क्या नहीं थे। और मैंने, क्योंकि मोदी जी हमारे पिछले काफ़ी समय से प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो जब मैं पढ़ाता भी हूं तब भी वो उस अध्याय के अंदर आ जाते हैं कि आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली पुराने किस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा मेल खाती है। तो मैंने कुंडली जी, जब मोदी जी की कुंडली निकाली, तो 2 लोगों से बहुत अच्छी मेल खाती है। एक तो बाजीराव, जो कि 1700 ईस्वी के अंदर उनका जन्म हुआ था, और काफ़ी काफ़ी नामी-गिरामी मराठा थे। इनसे काफ़ी अच्छी बात जो है वो होती है, और दूसरी चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। ओह। तो ये जब आप कुंडलियों को एक बार इनकी कुंडली देखेंगे, और जो बच्चे एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, हर कोई स्टूडेंट होता है एस्ट्रोलॉजी का, तो वो जब करने की कोशिश करेंगे तो उनको पता लगेगा कि कितनी समानता इसके अंदर है, और उनकी जो जो पिछला लाइफ है वो उनसे बहुत मेल खाता है। तो मैंने नाम दिए हैं, ये एक बार कोई भी स्टडी करने की कोशिश करे तो उनसे पता लगेगा क्या है। ये नाम सुन के तो दिलचस्पी मेरी और बढ़ गई है। ऐसे ही अगर आप दूसरों का भी, आपने चूंकि स्टडी किया है, तो राहुल गांधी या केजरीवाल, इनका पास्ट लाइफ आपको किससे मैच होता दिखता है? तो देखिए, ये हो सकता है कि कुछ कंट्रोवर्शियल हो या कुछ हो, लेकिन फिर भी जैसे केजरीवाल जी हैं, तो मैसूर के दीवान हैं पुरनैया, अच्छा। उनसे उनका काफ़ी जो है वो रिजेम्बलेंस है उनके हॉरोस्कोप का। पुरनैया जी जो हैं वो टीपू सुल्तान के फादर के भी दीवान रहे, टीपू सुल्तान के भी दीवान रहे, और उसके बाद जो अंग्रेज़ों के भी दीवान बने वो। तो उनसे जो है वो काफ़ी पैरेलल है उनका। तो वो उनका जो ब्लड के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, और उसके बाद जो ये एरिस्टोक्रेट हो गए हैं वो वहीं से ड्रॉ करते हैं। तो किसी को यदि अरविंद केजरीवाल का जीवन देखना हो आगे का, तो एक बार पुरनैया जी का जो है विकिपीडिया करके देख लें। तो तो कब कुछ सब कुछ पता चल। fascinating है ये बातें सुनना, लेकिन एक रह गया, राहुल गांधी। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा मैंने काफ़ी स्टडी की हुई है उनकी, और स्टडी करता रहता हूँ, और मुझे काफ़ी हद तक पैरेलल ड्रॉ हुए हैं। तो कुछ अ, कंट्रोवर्शियल है क्या? नहीं, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब यदि हम लास्ट मुगल से उनको मिलाने की कोशिश करें, तो यू विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी वेरी पैरेलल टू द लास्ट मुगल्स। तो बहादुर शाह जफर, अच्छा। तो उनसे जो है काफ़ी हद तक मिलती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका हॉरोस्कोप होता है, जब आप पैदा होते हैं उसी समय बन जाता है। आपने एक क्षण भी इस पृथ्वी पे जिया नहीं होता,
लेकिन आपका हॉरोस्कोप आपके पास है। इसका मतलब ये जीवन का हॉरोस्कोप तो ये है नहीं, जो आपने पहले करके आए हैं पिछले जीवन में वो हॉरोस्कोप है। तो वो आपको बता दिया कि इस प्रकार से अगर आपने कुछ अपने अंदर सुधार नहीं किया तो आप इस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे। तो जो भी मैंने नाम लिए हैं, यदि उसके अंदर वो सुधार करना चाहते हैं तो अपने आप को सुधार करेंगे तो जो है वो फ्री विल जुपिटर होता है, उससे आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम अभी इस चर्चा पर आए थे तो हमने नरेंद्र मोदी जी का भविष्य आपसे जानना चाहा था, और आप बता रहे थे कि पास्ट लाइफ से आपका ये जीवन भी कनेक्टेड होता है। जी। तो जब आप दोनों को कनेक्ट करते हैं मोदी जी का, तो आपको क्या दिखता है नरेंद्र मोदी के लिए? मुझे तो लगता है कि अभी बहुत सारे वर्ष उनको शासन या फिर उनको जो है वो जो जिस काम के पीछे लगे हुए हैं वो उनको करना है। उसको शासन का नाम दीजिए या फिर उनको आप सबको जोड़कर एक डिवोशन का नाम दीजिए, वो उनको करना है। एज़ बाजीराव वाज़ डिवोटेड, वो डिवोटेड रहेंगे एंड ही विल बी डूइंग, और पूरे के पूरे मतलब कि एक छत्र में ले आएँगे सबको, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य लेकर आए थे। एक हैं तो सेफ है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन ये सारी बातें कई बार लोगों को नहीं पता होती कि आपकी पास्ट लाइफ कैसे कनेक्टेड है प्रेजेंट लाइफ से। बहुत सारे लोग जब ये सुन रहे होंगे तो उनके मन में एक प्रश्न ये भी आएगा कि हिंदू धर्म में हम कई बार ये भी कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य का जीवन मिलता है। तो फिर आप कह रहे हैं बैक टू बैक 2 जीवन मनुष्य का मिल गया आप को, वो कह रहे हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। क्या ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं है। ये एक ही बात है बल्कि। आपने 84 लाख योनियाँ बिताईं और उसके बाद आपको एक ह्यूमन शरीर मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया। अब आपका अगला काम क्या है? आपको जो आत्मा है वो बैकुंठ धाम तक पहुँचानी है। ये आपके ऊपर अब उद्देश्य है। तो धीरे-धीरे आप जो है उसको पहुँचाने की चेष्टा करते हैं। व्हेन यू एक्सेल एज़ अ ह्यूमन बीइंग तो आपको मोक्ष मिल जाता है, सॉल्वेशन हो जाती है, लिबरेशन हो जाता है। तो अब जैसे आप ह्यूमन शरीर में आ गए हैं तो अगला भी ह्यूमन रहेगा। आप इसको अगले से पिछले से कैसे अच्छा करेंगे, अगला इससे कैसे अच्छा करेंगे, और धीरे-धीरे आप अपनी आत्मा को बैकुंठ धाम तक लेके पहुँच जाएँगे। तो दैट इज़ द इवेंचुअल गोल। वो हमको अचीव करना है। जिस दिन वो अचीव हो जाएगा तो हम मोक्ष के जैसे कुंभ की आप बात कर रहे थे तो वो वाला काम हो जाएगा। तो इस पे हम कुंभ पे आ जाएं, लेकिन उसके पहले मेरे मन में एक प्रश्न ये आया कि आपको पता है आप पिछले जन्म में क्या थे? जब आदमी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करना शुरू करता है तो उसके पास किसी का हॉरोस्कोप नहीं होता अपने सिवाय। हाँ, तो सबसे पहले तो अपना ही पढ़ता है वो। आपने अपना पढ़ा तो क्या निकला, जरा ये राज खोलिए। ये राज खोलने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन अब मैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजूंगा ताकि बिल्कुल, पता बिल्कुल, चले बिल्कुल। मेरी कुंडली कैसे मैच होती है, जरा पता तो चले। जी। लेकिन अब अभी हमने कुंभ की भी बात की। कुंभ को लेकर इतनी चर्चा है, महाकुंभ को लेकर इतनी चर्चा है, उसमें ग्रह नक्षत्रों का क्या रोल है? और अगर हम महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और कहा जाता है कि आप बहुत पवित्र पल है, आप जो है वो सारे पाप धुल गए, इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है और एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए ये सारी की सारी पहली बात तो मान्यता के हिसाब से है, और साइंस भी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसका एस्ट्रो साइंस क्या है इसके पीछे, कि या पहले माइथो साइंस क्या है इसके पीछे, कि जब चर्निंग ऑफ द ओशन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो देवताओं के 12 दिन लगे थे, और 12 दिन के अंदर जो रत्न प्राप्त हुए हमको समुद्र से, वो हमको मिले। उसके अंदर एक अमृत था। 12 दिन जब ये सारा प्रोसेस हुआ, देवताओं का जो एक दिन होता है वो मनुष्यों का 12 साल होते हैं। 12 दिन लगे यानी कि 144 साल उनको लगे मनुष्यों के, जिसके अंदर वो मंथन उन्होंने किया और वो सारी की सारी चीज़ें जो कि निकली वो उन्होंने निकाली। उसके अंदर एक अमृत था, और वो अमृत जहाँ-जहाँ छलका वहाँ-वहाँ पूर्ण कुंभ होता है, जो कि हर 12 साल के बाद होता है, और 144 साल के बाद महाकुंभ होता है, जो कि सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। अब इसके अंदर एक एस्ट्रोलॉजिकल फीचर होता है, जिसके अंदर सूर्य एक पर्टिकुलर राशि के अंदर होता है, और साथ में आपका जो जुपिटर होता है वो भी उसके साथ उस राशि के अंदर होता है। 12 साल का जो है वो जुपिटर अपनी दोबारा उस राशि के अंदर प्रवेश करता है। अब जब जुपिटर और सूर्य के साथ सैटर्न भी एक पर्टिकुलर युति बनाता है, राहु भी एक युति बनाता है, वो फीचर 144 ईयर्स में होता है, और वो सॉल्वेशन का टाइम होता है, जिसके अंदर बहुत बार क्या होता है कि जैसे होता नहीं है कि
कुछ नंबरों से रह गए हम, हमारा नहीं हो पाया, हमने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए, कुछ नंबरों से रह गए। जो कुछ नंबरों से जिनका सॉल्वेशन नहीं हो पा रहा, मोक्ष को नहीं हो पा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऋषि-मुनि हैं, जो कि हो सकता है कि कुछ नंबरों से रहते हों। यहाँ पर जब वो स्नान करते हैं, ये 144th ईयर की बात बता रहा हूँ, तो सॉल्वेशन उनका ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं और अच्छा। सॉल्वेशन हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि मैं अभी बहुत दूर हूँ सॉल्वेशन से या कि मोक्ष से, लेकिन जब मैं जाकर स्नान करूँगा तो उसके अंदर मैं काफ़ी अच्छे पॉइंट्स जोड़ लूँगा। यानी कि फिर मुझको हो सकता है कि अगले 10 जन्म ना लगें, सिर्फ़ 2 जन्म में मेरा काम हो जाए या 3 में काम हो जाए। तो इस प्रकार से होता है। तो ये 144 ईयर की ये महानता है और यदि कोई नहीं गया है कुंभ तो ज़रूर जाए और वहाँ पर डुबकी लगा के आए। कई बार इसका बड़ा मजाक बनाते हैं लोग कि अरे ये क्या बात हुई कि एक डुबकी लगाए और सारे पाप धुल गए, फिर तो जो भी पाप कर लो और जाके एक डुबकी लगा लो। ये पाप धुलने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से आया और क्या वाकई ऐसा होता है कुछ बही खाता जिसमें ऊपर नीचे हो सके? देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपने डुबकी लगाई और पाप धुल गए। लेकिन जब हम इस प्रकार के तीर्थ करते हैं तो वास्तव में हमारा मन जो है वो निर्मल होना शुरू हो जाता है। और जब वहाँ से हम आते हैं तो हम काफ़ी समय तक निर्मल रहते हैं। तो हमारा मन नहीं करता है या हम फिर उस तरफ हम हमारी जो जो कोशिशें होती हैं वो थोड़ी-सी पॉज़िटिव हो जाती हैं। हम नेगेटिव काम कम करते हैं या कम करने की चेष्टा करते हैं। हमने जाकर एक बार अर्ज़ी लगाई कि हमारा मोक्ष हो जाना चाहिए या इस बार हमको मोक्ष मिल जाना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई नेगेटिव काम करूँगा, तो मैं जो हूँ सोचूँगा 10 बार कि अभी तो मैं वो करके आया हूँ, वहाँ पर अर्ज़ी लगा के आया हूँ कि मेरा जो है वो काम हो जाए और यहाँ पर ये नेगेटिव काम कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को विथड्रॉ करना शुरू कर देता है। तो बहुत लोग यूँ कहते हैं कि हमारे पाप धुल गए, इसलिए नहीं धुलते पाप कि हमको आगे और पाप करने हैं, इसलिए कि आगे जाकर हम पाप अब कम से कम करेंगे। हाँ, अभी हमारे कुछ कुलीग गए थे कवरेज के लिए महाकुंभ, तो उन्होंने भी कहा कि सुशांत भाई हमने जब डुबकी लगाई तो आप मानिएगा नहीं लेकिन ऐसा लगा कि मन शांत हुआ। जी। तो जो आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से उनका एक्सपीरियंस वही रहा है कि वही रहता है और काफ़ी समय तक रहता है। फिर आदमी जो है जब आता है कुंभ स्नान करके तो उससे चाहकर भी गलती नहीं होती है। वो फिर गलती कम से कम करने की कोशिश करता है, तो निर्मल हो गया मन, बहुत अच्छा हो गया। हाँ, तो मतलब आपको तो खुद जाना ही चाहिए महाकुंभ में, लेकिन अपने बॉस को भी ले जाना चाहिए, उसको भी शांत रहना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको काम में गाली कम पड़े। पर ये ना लाइटर नोट पे था। पर विनय जी जब हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि भाई इतने लोग हैं दुनिया में, एक ही समय पर इतने सारे लोग पैदा हो रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों की दिशा दशा तो उस वक़्त सबके लिए एक ही होगी जो लोग पैदा हो रहे हैं। तो सबका जीवन अलग-अलग कैसे है और क्या सब पर एक इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए? देखिए ये होती है एक नेटल पोज़ीशन, यानी कि जब आप पैदा होते हैं तो जैसे ही आप अपने माँ के पेट से बाहर निकले, वूम्ब से बाहर निकले, तो हर एक ग्रह जो है उनको आशीर्वाद देता है और वो जिस कक्षा में होता है वहाँ से आशीर्वाद देता है। मान लीजिए गुरु अच्छी कक्षा में है, वहाँ से देगा। मान लीजिए राहु कोई नेगेटिव कक्षा के अंदर, तो वहाँ से वो अपना कुछ ना कुछ प्रताप देगा उस बच्चे के ऊपर। तो उसके जो इमोशंस होते हैं, जो उसका सिस्टम होता है, वो वैसा डेवलप हो जाता है। तो बर्थ टाइम का इसलिए इम्पोर्टेंस है, पहली बात, कि उस समय जो ग्रह नक्षत्र थे वो किस प्रकार से ओरिएंट थे। अब इसके अंदर प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कहाँ पैदा हुए। दिल्ली के अंदर भी मान लीजिए कि 50 किलोमीटर का फ़र्क है, तो वहाँ से भी ग्रह नक्षत्रों की जो पोज़ीशनिंग है, वो चेंज हो जाती है। तो हमको लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड चाहिए होते हैं कि कहाँ पर पैदा हुआ और अगर हमको लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, तो एक टाइम भी होगा लेकिन उसके ग्रह नक्षत्र बदले हुए मिलेंगे, यानी कि हम उसको अगर फाइनल चार्ट्स देखेंगे, तो हमको उसके अंदर चेंजेस दिख जाएँगे कि क्या चेंजेस हैं इसके अंदर। ओके, तो यानी जैसे आप कहते हैं कि घर में अगर आप गौर करें तो हर कमरे में सूरज की रोशनी अलग-अलग आ रही होती है एंगल जी, के हिसाब से, जी। तो कहीं ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, कहीं कम होगी, वैसे ही लोकेशन और टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंस हो बहुत बड़ा जाता है। इम्पोर्टेंस है। ठीक है। मैं आपकी वेबसाइट भी देख रहा था और उस पे मैंने देखा कि जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं इसका प्रेडिक्शन करना, बच्चा जो है वो कौन कैसा होगा इसको लेकर प्रेडिक्ट करना, शादी को लेकर प्रेडिक्ट करना। क्या ये चीज़ें वाक़ई में संभव हैं और कितनी प्रिसाइज़ली आप कर पाते हैं, कितनी उसमें चूक की या इधर-उधर होने की गुंजाइश रहती है? मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस अभी आपने कहे हैं, ये तो
बहुत अच्छे प्रिसिजन से आंसर हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रिसिजन से, क्योंकि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन किस प्रकार से एक्ट करेगा, ये बहुत अच्छी तरह से डेसिफर्ड है ज्योतिष विज्ञान के अंदर। और ग्रहों की प्लेसमेंट और नक्षत्रों की प्लेसमेंट और किस प्रकार से मोमेंट है, किस प्रकार से दशाएं हैं, ये हमारे पास पिछले 7-8 हज़ार साल का अनुसंधान है। और बहुत आराम से जो है ये हम जो है वो बता सकते हैं कि किस प्रकार से एक्शन होने वाला है। तो ये जो आपने अभी जो ह्यूमन डोमेन की बात की है, ये बहुत आराम से पॉसिबल है, एंड विद 99.99% एक्यूरेसी। अगेन यहाँ कहूँगा कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी और द एक्सपर्टीज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। अगर एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट रखता है, उसकी एक्सपर्टीज है, तो निसंदेह वो बहुत अच्छी तरह से तो उस पर आपका कोई किस्सा आप बता सकते हैं जब आपने बहुत प्रिसाइसली जो है वो प्रिडिक्ट किया और वो हुआ, या ऐसा कुछ अगर आप उदाहरण दें? ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत बार जैसे आप यूपीएससी की आप बात कर रहे थे, तो मेरे पास एक सज्जन आए अपने पुत्र के साथ, और वो ग्रेजुएट थे और 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, और वो जो सज्जन थे वो खुद आईएएस ऑफिसर थे। उनका पुत्र जो है वो ये सोचता था कि मैं भी आईएएस बनूं, और वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन 1-2 बार के अटेम्प्ट में हो नहीं पाया था। तो वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि इनकी कुंडली देख के बताइए कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर ये वेस्टेज कर रहे हैं अपने समय की। तो मैंने उनको कुंडली देख के बताया कि भाई ये होना असंभव सही है, मुश्किल है। ज्ञानवान हैं लेकिन डिलीवरेंस नहीं है, टाइम पे डिलीवरेंस नहीं है, तो ये हो नहीं पाएगा। तो मेरी बात से वो नाराज़ हो गया लड़का कि मैं तो अपने 2 ढाई साल 3 साल झोंक चुका हूँ इसमें, और कोई मेरे को एकदम अब्रप्टली कह दे कि नहीं हो पाएगा, तो मेरे तो सारे के सारे जो ढाई 3 साल गए हैं वो ख़राब हो गए। तो उसने मुझसे ये बात बोली। मैंने बोला यार, मैंने इसलिए बोला कि तुम्हारे ढाई 3 साल ही ख़राब हुए हैं अभी, आगे 2-3-4 साल और ख़राब होंगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये समझने की चेष्टा करो। उसके बाद तुम कहीं के नहीं बचोगे, और आगे की दशाएँ जो हैं वो और स्टिफ़ हो जाएँगी और परेशानी वाली हो जाएँगी। तो वो जो है मेरी बात से बहुत खिन्न हुआ और बहुत परेशान हुआ, और वो मेरा कमरा छोड़ के चला ही गया। उसके फ़ादर ने मुझे पैसिफ़ाई किया कि देखिए मेरा बेटा है, लेकिन क्या करें, ये है, वो है। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। इसको थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। यद्यपि ये होगा नहीं, ये आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी यदि आप कर पाएँ तो इसके आगे वाले साल बच जाएँगे। उस बच्चे का नहीं हुआ। तो ये प्रिसिजन होता है कि जब पता लगता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, और एक बार आप किसी को सही प्रकार से, ज्योतिष का मतलब ये होता है कि आपको एक सही डायरेक्शन दिखा दी जाए कि आप इस प्रकार से जाइए, तो आपको आपकी आपकी मंजिल भी सुगम हो जाएगी और मिल भी जाएगी। आपका रास्ता सुगम होगा और मंजिल मिल जाएगी। कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि कोई प्रिडिक्शन आपने किया और वो बहुत भारी गलत साबित हो गया? देखिए, ये तो जब आप अनुभव के साथ चल रहे होते हैं तो ऐसा होता है। जब हम शुरुआत में जब करते थे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष, जब हम पढ़ते थे, तो उस समय तो स्ट्राइक रेट ही बहुत ख़राब होता था। तो जब पढ़ते हैं आदमी तो आप उसको इंटरप्रिटेशन आपकी ठीक नहीं होती है, लेकिन जब आपकी गलती होती है और आपके अंदर उत्सुकता होती है ये जानने की क्यों हुआ, तो फिर आप उस सब्जेक्ट के अंदर और अंदर जाने की चेष्टा करते हैं और जागते हैं, और अपनी गलती को खोजने की कोशिश करते हैं। और यही एक्सपीरियंस की जो मैं बात कर रहा था कि इट इज़ नॉट दैट कि मेरे पास बहुत पढ़ाई या ज्ञान है, मेरे पास बहुत सारे फेलियर हॉरोस्कोप्स देखने का एक्सपीरियंस है कि कहाँ-कहाँ पर जो है मैंने गलती करी थी, और वो मैं अब पकड़ना जानता हूँ कि वो गलती अब नहीं हो सकती। तो कोई एक कांड तो बताइए, मजा आए थोड़ा। जब आपको बहुत गाली पड़ी शुरुआती दिनों की। देखिए, शुरुआती दिनों में आपके पास ज़्यादा हॉरोस्कोप्स होते नहीं हैं। हम्म। तो अ, तब तो आदमी पकड़ पकड़ के हॉरोस्कोप देखता है, लाओ ले तुम्हारा धागे देख लेता आपका देख दूँ, तो हूँ। मेरे को जब पढ़ना होता था तो मुझे हॉरोस्कोप चाहिए होते थे। तो स्पेसिफिकली जैसे मुझे मान लीजिए कि वो लोग जो कि तलाक ले रहे हैं या फिर डिवोर्स ले रहे हैं, उनके हॉरोस्कोप चाहिए, तो और वो मिलते नहीं हैं आपको। तो कड़कड़ुमा कोर्ट है यहाँ पर दिल्ली में, तो मैं वहाँ जाया करता था, और वहाँ पर जो लोग वहाँ पर खड़े होते थे अपने डिवोर्स के लिए, मैं उनके पास जाता था कि भाई आपकी ज़रा डेट ऑफ बर्थ दिखाइए, मैं देखता हूँ कि ये तलाक होगा कि नहीं होगा। तो
बहुत लोग जो हैं वो रुष्ट हो जाते थे, क्या बात कर रहे हो, और बल्कि जानते थे कि यार तुम ज्योतिषी हो क्या? अरे यार, हमने तो कुंडली मिला के शादी की थी और उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो जूझ रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो उस समय जो है वो किसी का हॉरोस्कोप अगर कोई देख दे और वहीं पर पढ़ना पड़े तो उसके अंदर गलतियाँ होती थी कि मैं कहता था नहीं, नहीं, तलाक नहीं होगा, बच जाएगा, या फिर तलाक हो जाएगा। तो वो जो है वो मुझे पकड़ लेते थे आकर, क्योंकि उस समय तो टेलीफ़ोन नंबर वगैरह सब शेयर करने पड़ते थे कि भई ये टेलीफ़ोन नंबर है। तो ये सब होते थे। तो शुरुआत के अंदर ऐसा काफ़ी हुआ कि जो जिस प्रकार से हमारा लाइन ऑफ एक्शन या थॉट प्रोसेस होता था, उसको काफ़ी रिफ़ाइन करना पड़ा, एंड दैट इज़ हाउ यू बिकम एन एक्सपर्ट इन एनी फील्ड फॉर दैट मैटर। विनय जी, जब आप ये बता रहे थे तभी ये ख्याल आ रहा है कि बहुत सारे हमारे मतलब हिंदू धर्म में तो खास करके कि कुंडली मिला के ही शादी होती है। तो भी इतने डिवोर्स केसेस कैसे होते हैं? कुंडली गलत मिला देते हैं लोग या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है बाद में? अब देखिए, सबकी अपनी-अपनी सोच है, समझ है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कुंडली एक्चुअली मिलाना कोई जानता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अ, हम सोचते हैं कि हमने गुण मिला लिए तो कुंडली मिल गई, और हम सोचते हैं कि यदि गुण नहीं मिले तो उसका मतलब कुंडली नहीं मिली। दोनों में बहुत मतलब गलतियाँ मिलती हैं, और मैं इस माध्यम से, इस मंच से ये कहना चाहूँगा लोगों से कि भाई ये समझने की कोशिश करो कि गुण सब कुछ नहीं होते हैं। आज के समय गुण के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी चाहिए आपको, मेंटल कंपैटिबिलिटी चाहिए आपको, ऐज कंपैटिबिलिटी चाहिए। एक की ऐसा ना हो कि एक 100 साल का हो और एक जो है वो 40 साल में ही जो है वो चला जाए। ये सब कंपैटिबिलिटी कौन देखेगा? फिर आज की डेट में वो लड़कियां नहीं रहीं जो पहले होती थीं। आज की डेट में हर एक लड़की कुछ ना कुछ करना चाहती है, और यदि नहीं भी कर रही है तो शादी के 5-7 साल बाद वो कहना शुरू कर देगी कि मुझे कुछ करना है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मैं घर में नहीं बैठ सकती। तो वो जो डायनामिक्स हैं, जो आज से 25, 50, 100 साल पहले होती थी, वो चेंज हो चुकी हैं। तो कुंडली इस प्रकार से नहीं मिल सकती कि आपने गुण मिलाए और आप कहा कि शादी हो गई। आपको तो जो और चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल जो कंपैटिबिलिटी है वो है। आपके बीच में एक ने कही और दूसरे ने मानी वाला क्या एटीट्यूड है, कि कभी किसी ने कहा और दूसरे ने मान ली, और कभी इसने कहा और उसने मान ली, वो एटीट्यूड कहाँ है, वो है कि नहीं है? पहले तो क्या होता था कि आदमी ने कह दिया और वो पत्थर की लकीर हो गया, उसके अलावा कोई कोई कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन आजकल अगर ऐसा होने लग जाए तो वैसे ही द्वंद हो जाएगा, वैसे ही जो है वो शादियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी, और यही प्राइमरी कारण है। तो मैंने अपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स के अंदर और काफ़ी सारे मेरी वेबसाइट के ऊपर भी मैंने ये बताया है कि भई, जब आप कुंडली का मिलान करें तो ये मत सोचें कि 32 गुण मिल गए हैं या 28 मिल गए हैं तो शादी कर लें, और 4-5 गुण ही मिल रहे हैं तो शादी ना करें। इसके बाद और जहाँ भी हैं जो कि देखना चाहिए कि किस प्रकार से जुपिटर का मिलान हो रहा है। जुपिटर यानी क्वालिटी ऑफ मैरिज, लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज। वीनस यानी कि आपसी कंपैटिबिलिटी, लव लाइफ। फिर बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नाड़ी दोष जो है वो आ गया है, और हम जो है वो शादी नहीं करेंगे, या लोग कहते हैं, या बहुत सारे जो कुंडली पढ़ने वाले भी होते हैं कि, लेकिन नाड़ी दोष के कैंसलेशंस होते हैं। और आजकल बच्चे शादी कर रहे हैं 35 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र में। अब मान लीजिए कि 35 साल में कोई लड़की शादी कर रही है, तो नाड़ी दोष हो ना हो, बच्चे होने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। नाड़ी का मतलब प्रोजेनी, बच्चे को लेकर होता है। लेने आएगी ही आएगी। लेकिन आजकल इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास अवेलेबल। आईवीएफ है, आईयूआई है, जिसके माध्यम से जो है वो जो निसंतान होते हैं उनको भी संतान प्राप्त हो जाती है। तो अगर नाड़ी दोष भी है तो उसकी कैंसलेशन देख लेनी चाहिए कि हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके बाद भी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए कि अगर सपोज़ बाद में कोई दिक्कत होगी, तो हम इसमें आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो अब्रप्टली कि हमने कुंडली के गुण मिलान देखे और हमने बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना एक चाहिए। वो भी तो कहते हैं कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, इसका जी, जी। कितना इम्पोर्टेंस है? ये पिछले 100 150 साल से ही वर्ड स्टार्ट हुए हैं मांगलिक, इससे पहले नहीं था। पहले नहीं होते थे। मंगल एक बहुत अच्छा और प्रधान ग्रह है। एग्रेशन देता है, और आपके अंदर जो खून है उसका कारक है, वीर्य का कारक है। लड़की के अंदर जो उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका कारक है, तो वो खराब ग्रह हो नहीं सकता। बात ये है कि अगर कहीं गलती से वो नेगेटिवली प्लेस्ड है और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को जो है वो खराब कर रहा है, तब परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ मंगल के साथ नहीं है, ये हर एक ग्रह के साथ है। मान लीजिए शनि एक नेगेटिव तरीके से बैठा हुआ है, मैरिड लाइफ के ऊपर एक नेगेटिविटी दे रहा है, तो वो भी खराब करेगा। तो वो मांगलिक है तो वो शनिक हो गया।
अगर मान लीजिए सूर्य नेगेटिव तरीके से बैठा हुआ है, तो वो मांगलिक नहीं हुआ, वो सूर्य के कारण उसको परेशानी हो रही है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस ग्रह के कारण ये परेशानी हो रही है। तो अगर मांगलिक हैं भी तो परेशान नहीं होना चाहिए। मांगलिक, मैंने देखा कि एक और भ्रांति है कि बहुत सारे लोग ये मान के रहते हैं कि हम मांगलिक हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। तो 75% जो ये लोग मानते हैं कि मैं मांगलिक हूँ, वो मांगलिक हैं नहीं। कोई तरीका है बिना एस्ट्रोलॉजर के पास गए कोई लक्षण से पता लगे कि मैं मांगलिक हूँ नहीं हूँ? देखिए, ये जो है ना, जो मांगलिक की आप बात कर रहे हैं, ये शादी के बाद की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपके अंदर एग्रेशन है तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर है तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शादी के बाद यही जो एग्रेशन है, ये जो है वो चीखा-चल्ली में कन्वर्ट हो जाता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर हैं तो वाइफ़ कहेगी, "यार तुम अपनी चलाते हो हमेशा, हमारी चलने नहीं देते कहीं कहीं पर भी।" तो ये लीडरशिप क्वालिटी एक नेगेटिव रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये सब चीज़ें हॉरोस्कोप से देखी जाती हैं कि ये काउंटर बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बार क्या होता है कि जो आपकी क्वालिटीज़ हैं एज़ अ इंडिविजुअल, वो एज़ अ पर्सन कंपैटिबल नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो दूसरा आदमी इससे असहज हो रहा है। वो सोचता है कि यार ये अपनी चला रहा है, या इसके अंदर बहुत गुस्सा है, हर चीज़ को अपने हिसाब से देखने की कोशिश करता है, हर चीज़ को ऐसे करता है, तो वो एक नेगेटिविटी आ सकती है। तो इट हैज़ टू बी सीन थ्रू द हॉरोस्कोप। इसके अंदर कोई थंब रूल से ना जाए मेरे ख्याल से। और ये जो लोग जेम्स पहनते हैं, मैं देख रहा हूँ आपने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ है, गले में भी मैं जितना देख पा रहा हूँ आपने कुछ नहीं पहना है। तो जी। ये जो रत्न होते हैं इनका कोई इम्पोर्टेंस है क्या? ये ग्रह दोष खत्म करते हैं नहीं करते हैं? देखिए, पहली बात तो कोई ग्रह दोष नहीं होता। दोष तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता। एलिवेशन होता है कि हम एलिवेट करना है कि नहीं करना है। देखिए, हम कोई भी चीज़ धारण करते हैं, उसको आप ऐसे समझिए कि आप अपने घर में किसी को बुला रहे हैं। तो आप अपने घर में किसको बुलाते हैं? जो आपके अच्छे मेहमान होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं जो कि आपको बलिष्ठ करते हैं। तो हम रत्नों को भी वैसे ही पहनते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े-से दबे होते हैं या फिर उनके अंदर उतना बल नहीं होता है, तो उनको बलिष्ठ करने के लिए हम धारण करते हैं। अगर आपके सारे के सारे ग्रह जो कि आपके सपोर्ट में हैं, वो बलिष्ठ हैं, तो कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके बलिष्ठ है ग्रह, आपने इसलिए नहीं पहना है। मैं नॉर्मली पहनता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो मुझे जिनको बल दे रखा है, वो ऑलरेडी बलिष्ठ हैं, तो वो पहनने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी दशा के अंदर वो निर्बल होंगे, तो मैं उस दशा के में उसको धारण करने की चेष्टा करूँगा। अभी सारे के सारे अपने पूर्ण बल के साथ चल रहे हैं। हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि बहुत बार क्या होता है कि जो मैंने देखा है नॉर्मली कि लोग कुंडली के अंदर कोई नीच का है या कोई जो है अमित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो उसने उसका पहन लिया, जबकि वो उसके लिए नेगेटिव है, तो उसको हमको बलिष्ठ करने की ज़रूरत थोड़ा ना है। अगर कोई नेगेटिव ग्रह है आपके लिए, अगर वो कुंडली में खराब है या हल्का दिखाई दे रहा है, तो उसको बलिष्ठ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहनना भी जो है वो बहुत सोच समझ के चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी पहन लिया, कैसे भी पहन लिया, और उसके फल जो हैं नेगेटिव भी मिल सकते हैं। विनय जी, एक चीज़ जो आजकल बड़ी समस्या भी है कि लोगों के पास इंटरनेट है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करने वाले ऐप्स आ गए हैं। लोग कई बार शादी करना है, कुंडली मिलानी है, तो ऐप पर जाकर अपने डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइमिंग डाला और कुंडली चार्ट पढ़ लेने का प्रयास करते हैं। क्या ये तरीका ठीक है? और ये कितना घातक हो सकता है अगर आप गूगल करके और चीज़ों को देख रहे हैं कि ये स्टोन पहन लूँ या ये कर लूँ? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो तरीका है वो तब तक ही ठीक है जब तक आप सीरियस नहीं हैं। अगर आप किसी को मना करने वाले हैं लेकिन आपको वो अच्छा लगता है, तो फिर आपको ज़रूर किसी से पूछना चाहिए, या किसी को हाँ कहने वाले हैं, तब ज़रूर पूछना चाहिए। आपने जो भी मैच किया किसी भी ऐप से, या आप करिए, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जब आप कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, ईदर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, तो आपको ज़रूर कोई एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, अन्यथा आपका डिसीज़न गलत हो सकता आपने जो ये ऐप्स हैं, कभी उनको ट्राई किया कि उनमें से कितने सही बता रहे हैं, नहीं बता रहे है। ऐप तो मेरी भी है। ऐप तो मेरी भी है। हैं? तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ डालिए, तो
ऐप जो होती है, जो उसके पास नॉलेज है, जितना आपने उसको नॉलेज दे रखी है, उसके हिसाब से वो बताना शुरू करेगी। लेकिन जो इंट्यूटिव नॉलेज है, वो उसके पास नहीं होती है नॉर्मली। तो वो नॉलेज या फिर वो चीज़ें जो कि परिहार करती हैं, परिहार का मतलब उसको काट देती हैं, समाप्त कर देती हैं, वो नॉलेज उसके पास नहीं होती है। मुझे पता है कि अगर कोई मंगल है, किसी के ऊपर मंगल भारी है, वो मंगला है मान लीजिए, मुझे पता है कि कौन से ग्रह उस मंगल दोष को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ये ऐप को पता नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूँगा कि ये आपका बच्चा मंगला है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये व्यक्ति से शादी मत कीजिएगा, इससे मंगल दोष समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन इससे कर दीजिएगा, इससे हो रहा है। ये मंगला होने के बाद भी हो रहा है और ये मंगला नहीं है तब भी हो रहा है। तो ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अ, अगर आप ये दोनों चीज़ें ऐप पे डालेंगे तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर सपोज़ एक ह्यूमन इंटरफ़ेस होगा तो आपको एक बेटर रिज़ल्ट मिल सकता है, यदि उसके पास इसका ज्ञान है तो। यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ऐप जो है वो आपको इनिशियल एक रीडिंग दे सकता है इनिशियल दे और सकता है। उसके बाद आपको एक्सपर्ट के पास जाकर ज़रूर समझना चाहिए, अगर आप उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं कि भाई ये जो बता रहा है वो ठीक है या नहीं है, या इसमें मुझे इसी तरह से आगे जाना चाहिए जैसे या नहीं जाना जैसे आप एक मॉल में जाइए और मॉल में आपको लगा कि ये शर्ट यार बहुत अच्छी लगी है। अंदर देखते हैं जाकर इसको। जब आप वो शर्ट उतरवाते हैं तो आप देखते हैं यार ये तो ठीक ही नहीं थी। और आप कोई और शर्ट जो कि आपने देखी भी नहीं होती, उसको लेकर आ जाते हैं। तो जो अट्रैक्शन हो रहा है, वो ही है सिर्फ़ ऐप कि एक बार आपने देख लिया, लेकिन जब आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो यू हैव टू एक्चुअली कंसल्ट एक्सपर्ट। ऐसे में जब बहुत सारी चीज़ों की हम बात करें तो उसमें एक मैंने देखा, आप शेयर मार्केट के बारे में भी बता देते हैं कि शेयर मार्केट में फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। ये कैसे हो सकता है या कैसे होता है? शेयर मार्केट मैं स्पेसिफिकली शेयर मार्केट के बारे में नहीं बताता, मैं बताता हूँ इंडिविजुअल के बारे में कि आप शेयर मार्केट अगर करेंगे, तो ओह! आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी कि नहीं होगी। और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं आजकल, जो कि शेयर मार्केट जब ऊपर चढ़ती है, तो वो जो है एकदम आ जाते हैं वो कि हम शेयर स्पेशलिस्ट हैं और हम शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाते हैं और हम अपना सारा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बंद करके, अपना सारा का सारा जो मन है और सारा धन है, वो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। उनको मैं उनकी रीडिंग ज़रूर करना चाहूँगा कि भाई आपको ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट के अंदर आपको कहाँ तक जाना चाहिए? आपको लॉन्ग टर्म रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म रहना चाहिए या फिर आपको इम्पल्सिव बाइंग में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये आपके हॉरोस्कोप से बहुत आराम से पता चल सकता है कि आपको करना क्या चाहिए और करना कितने एक्सटेंट तक चाहिए। मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसको शेयर मार्केट करना चाहिए, क्योंकि ये तो अलग-अलग कई पैरामीटर्स मिला के होगा। लेकिन किसको नहीं करना चाहिए, ये अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए अगर कुंडली के अंदर जुपिटर और मरकरी की अलाइनमेंट अच्छी नहीं है, अलाइनमेंट का मतलब ये है कि वो दोनों के दोनों आपस में लॉस के सीक्वेंस में बैठे हुए हैं, 2-12 के सीक्वेंस में हैं, तो इसका मतलब आपका जो इम्पल्स है, वो आपके ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है। यानी कि आप बहुत इम्पल्सिव डिसीज़न ले सकते हैं और वो उसका बेस ज्ञान नहीं हो सकता। राधेश्याम ने फ़ोन करके बोला कि ये आज बेच दो या ये खरीद दो, उसी पे कर देंगे, आप अपना ज्ञान उसके अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसको जो है वो नहीं करना चाहिए। यदि जो कारक होता है शेयर मार्केट का वो मरकरी होता है, बुध होता है, वो आपके 10th हाउस से सही प्रकार से अलाइन नहीं है। 10th हाउस के परिप्रेक्ष्य में वो लॉस में बैठा हुआ है या फ़ायदे में बैठा हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको बताने के लिए कि आपको शेयर मार्केट करनी चाहिए, किस हद तक करनी चाहिए, ये पता लगता है उससे। आप शेयर में पैसा लगाते हैं? मैं लॉन्ग टर्म लगाता हूँ। लॉन्ग टर्म लगाते हैं। जी। कि कैसे लोगों को बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कई लोग होता है बिज़नेस के लिए बने ही नहीं है, लेकिन बहुत पैसा लगा देते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि भाई हम बिज़नेस के लिए नहीं थे। तो नौकरी पेशा व्यक्ति कौन-सा होना चाहिए या बिज़नेस वाला कौन-सा होना चाहिए? ये तो कुंडली बताएगी। हुँ। लेकिन फिर भी कोई जेनेरिक चीज़ें जो मोटे तौर पे जो हम शुरुआती कह रहे हैं कि शुरुआती आपको देखिए, मैं अनुमान आपको लगे। इसका एक बहुत सिंपल सा जो है वो तरीका बताता हूँ कि जो लोगों को देखना चाहिए। हर एक व्यक्ति की कुंडली के अंदर जो धन योग है या जिसको लक्ष्मी योग बोलते हैं, वो सीमित है या फिर वो डिफाइंड होता है। और जो लक्ष्मी योग है, वो किससे एक्टिवेट हो रहा है? यानी कि आपका लक्ष्मी जो आने वाली है, वो कैसे आने वाली है? वो आने वाली है बिजनेस करके या वो आने वाली है नौकरी करके, ये भी डिफाइंड होता है। तो बहुधा क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि नौकरी करते हुए कि यार मैं तो नौकरी कर रहा हूँ
और मेरी सारी एक्सपर्टीज़ है और जिनके लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ वो सारा का सारा श्रेय उनको जाता है, एक्सपर्टीज़ मेरी है। अगर लाला जी को मैं साइड से हटा ही दूँ तो मैं ही बिज़नेस कर लूँगा। तो ये एक बार देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपके हॉरोस्कोप से अलाइन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके आपको अगर तनख्वाह मिल रही है और वो बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है, तो क्या वो बिज़नेस से भी वैसे ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपनी लक्ष्मी योग का अवलोकन कराना चाहिए, मूल्यांकन कराना चाहिए कि कितना बड़ा लक्ष्मी योग है, वो किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है। यानी ट्रिगर का मतलब होता है कि वो किस चीज़ से एक्टिवेट हो रहा है कुंडली के अंदर, वो नौकरी से हो रहा है कि बिज़नेस से हो रहा है। यदि नौकरी से हो रहा है तो बिल्कुल चुपचाप नौकरी करनी चाहिए। अगर वो बिज़नेस से हो रहा है तो किस प्रकार के बिज़नेस से हो रहा है, ये भी देखा जाता है। आपका फ़ील्ड वो नहीं है लेकिन आप उसमें वेंचर कर गए, या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ वो ओवर द टाइम आ ही नहीं पाई लेकिन आपने वेंचर कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चे जो कि 25-26 साल की उम्र में अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, 30 साल तक अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में एक बात आ जाती है कि अपना कुछ करना है। अपना कुछ करना है, क्योंकि इसलिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ कि मैं जो हूँ लाला के जूते घिसूँगा, नहीं। क्यों, या फिर उन्होंने फ़िल्म देखी होती है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन मेरे पास तो वही लोग आते हैं जो कि बेचारे फेलियर होते हैं और जो कि सब कुछ अपना लुटा देते हैं, जो कमाया होता है 4-5 साल में, माँ-बाप से पैसा लेके फिर डेट में चले जाते हैं, वहाँ से लगा देते हैं और चल नहीं रहा होता। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी ब्रीड है, जो कि मैं देखता हूँ वो ऐसी है कि 10-15 साल से बिज़नेस कर रही है, ना तो फ़ायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है। उसको लगता है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, कुछ कभी-कभी मिल भी जाता है। ये ब्रीड के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है डिसीज़न लेना कि अब करना क्या है, कि बिज़नेस करते-करते इतने साल हो गए कि अब वो बिज़नेसमैन कहलाते हैं, लेकिन जो बिज़नेस से जो असली जो जूस है, वो उनको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी कुंडली में वो योग नहीं है। उन लोगों को अपना हॉरोस्कोप ज़रूर दिखाना चाहिए कि आगे करना क्या है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। विनय जी, नज़र लगती है क्या? जो हम कई बार कह देते हैं कि इसको नज़र लग गई है, ऐसा होता है क्या? देखिए नज़र तो लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। जब आपके राइवल्स जो हैं, वो आपकी तरक्की से परेशान होना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके लिए कहीं न कहीं अड़ंगी बनाना शुरू कर देते हैं। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी फ़ील्ड में ऐसा होता है कि आपके राइवल्स, आप जितना ऊपर उठते हैं, आपकी राइवलरी इतनी बढ़ जाती है, उसी प्रकार के लोगों के राइवल आपके राइवल हो जाते हैं कि भई इसको तो पीछे करो वरना तो ये तो खा जाएगा, और वही नज़र लगना होता है। जिसका 4th हाउस हल्का होता है, उसके राइवल्स जो है उसके ऊपर जो है वो विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा-सा हमेशा सचेत रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो राइवल्स जो हैं, सो कॉल्ड नज़र है, वो उसके ऊपर हावी ना हो जाए और उसको परेशान ना तो कर अगर दें। किसी को ज़्यादा नज़र लगती हो तो बचने का उपाय क्या है? ये देखना है कि कैसे कॉशन के साथ चलना है और कहाँ-कहाँ पर जो है वो अपने आप को ज़्यादा नहीं झोंकना है, किस तरफ जो है वो अपने आप को ज़्यादा झोंकना है, ताकि ऐसा ना हो कि जो राइवल्स हैं, नॉर्मली क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पटकनी दे पाते हैं अपने राइवल्स को, लेकिन बहुधा क्या होता है कि जो गुप्त शत्रु होते हैं, उनको आप पटकनी दे ही नहीं पाते हैं। तो गुप्त शत्रुओं के उपाय धीरे-धीरे करते रहें, तो उससे लाभ मिलता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ पैर में काला धागा बाँध के चलते हैं, उससे कुछ होता है? होता होगा, मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है कि जो आप चाहते हैं वो आप जीवन में पा सकते हैं। क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? देखिए, ये तो पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स है। आप ज़रूर जो है ये तो एक मैनिफेस्टेशन है कि आप अच्छा सोचेंगे, पाने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाएँगे, तो ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं उसको। लेकिन टाइमिंग एक बार देख लेनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम गलत समय पे गलत चीज़ चाह रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जो कि उस समय मिल ना रही हो, तो उससे क्या होता है कि आदमी जो है कुंठित हो जाता है मन उसका, कि 2 साल हो गए, 1 साल हो गया और हमने बहुत प्रयास कर लिया, और अब जो है वो एक अवसाद आना शुरू हो जाता है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो ना हो, मेरे ख़्याल से तो ये तो काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ रहती है कि हम जो है वो मैनिफेस्ट करें कि हम आगे 2 साल में क्या होंगे, 3 साल में क्या होंगे, और इसके लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत सिद्धस्त होता है, एस्ट्रोलॉजर बहुत सिद्धस्त होता है कि वो आपकी आने वाली जर्नी को प्लान कर सकता है कि भई अगले 1 साल में ये करना, 2 साल में ये करना, 5 साल में ये करना, 6 साल में ये करना। अब आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं कि भई ये कैसे आप हम इसको यहाँ पर थोड़ा-सा और ऊपर जाना चाहते हैं, या यहाँ पर थोड़ा-सा हम इसको कांस्टेंट करना चाहते हैं, तो वो आपके फ्री विल के ऊपर डिपेंड होता है, आप उसको प्लान कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं और आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं,
तो क्या वास्तु का भी रोल है अगर ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं या जिस तरह का रिजल्ट देना नहीं दे रहे हैं? तो एक तो हमने रत्नों की बात की, घर में अगर आप वास्तु को ठीक करें तो जीवन ठीक हो सकता है? देखिए, वास्तु मैं करता हूँ, वास्तु मैं देखता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि वास्तु इज़ 10-15%, 85% इज़ योर चार्ट, ओह! राइट? आप ये सोचें कि खराब चल रहा है और मैं वास्तु बिल्कुल परिवर्तित कर देता हूँ, तो या मैं बिल्कुल वास्तु के अनुरूप कर देता हूँ, तो वो हिलेगा, लेकिन 10-15% हिलेगा। पहले तो एक बार चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके चार्ट से ये भी पता चल जाता है कि आपका वास्तु कहाँ-कहाँ खराब है। मुझे आपके ना तो घर को देखने की ज़रूरत है, ना मुझे आपकी फैक्ट्री को देखने की ज़रूरत है या फिर आपके वर्क प्लेस को देखने की ज़रूरत है। आपके हॉरोस्कोप के अंदर ही पता चल जाएगा कि आपके कहाँ पर क्या-क्या परेशानी आपने वहाँ पर जनित की होंगी, जिसको कैसे ठीक करना है। ओह! ये तो कमाल की बात है कि आपके बर्थ चार्ट से वास्तु जी। दोष पता चल जाता है। जी, बिल्कुल पता लग जाता है। कुछ ऐसे टिप्स वास्तु के जो हमारे दर्शकों को अगर आप दें, जो उनको नॉर्मल ज़िंदगी में जो अमूमन लोगों को समस्याएँ आती हैं, उसमें फ़ायदा दे सकें? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने ये देखा कि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ वास्तु दोष है या फिर कोई वास्तु कंसल्टेंट जाते हैं, वो कहते हैं कि ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो एक सबसे बड़ी टिप है और वो है सुंदरकांड का पाठ करना। हुँ। अगर मान लीजिए कि घर के अंदर ऐसे वास्तु दोष हैं, जिनका आप कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि आज के समय जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं और कोठियों में भी रहते हों, फ्लैट्स तो 80-85% जो है वो वास्तु दोष लिए होते हैं और जो कोठियाँ होती हैं वो भी 40-50% वास्तु दोष लिए होती हैं, क्योंकि जो मूलभूत चीज़ें होती हैं वही हम सबसे पहले उनको अलग कर देते हैं। तो घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए एंड दैट टू ऑन सैटरडेज, और महीने में सिर्फ एक बार होना चाहिए। शाम के वक्त होना चाहिए जब दोपहर मिलते हैं। मान लीजिए कि सूर्यास्त 6 बजे होता है, 5:30 बजे शुरू करिए, 1 सवा घंटे चलेगा, 6:30 पौने 7 बजे तक कीजिए। और यदि आप विधि से करते हैं, विधि का मतलब ये है कि अच्छे निर्मल मन से करते हैं, हनुमान जी को स्थापित करके करते हैं, तो घर में जितने भी वास्तु दोष हैं वो सारे के सारे भंग हो जाते हैं। इसके बाद एक और काम कर सकते हैं कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक पंचमुखी हनुमान जी लगा सकते हैं। ये भी वास्तु दोषों को भंग करता है। तो इससे पहले कि कोई कहे कि इसको तोड़ो, इसको फोड़ो, टॉयलेट को यहाँ कर दो या इसको यहाँ कर दो, ये वाला काम करके देखिए एंड दिस इज़ अ जस्ट 3 महीने, 4 महीने करके देखिए। मतलब महीने में 1 बार और 3-4 महीने करके देखिए, आपको अपने आप ही उस घर के अंदर से पॉज़िटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, जहाँ से आपको लग रहा था कि नेगेटिविटी है। बहुधा मैंने देखा कि लोग जो हैं वो अपना घर चेंज करते हैं और वहाँ पर घर में कुछ नेगेटिविटी होती है या कोई चला जाता है, तो उनको लगता है कि ये सारा घर की वजह से हो रहा है। ये जो प्रोसेस मैंने बताया, ये करेंगे तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो बजरंगबली जाएगा। हैं तो पावरफुल। सबसे पावरफुल। सबसे पावरफुल। लेकिन जब दर्शकों को जब तक आपने पैसा कमाने का उपाय नहीं बताया तो फिर फ़ायदा क्या? थोड़ा पैसा कैसे कमाना ये बताइए? तो देखिए, पैसा कमाने के उपाय तो बहुत सहज, बहुत सिंपल होते हैं कि सबसे पहले तो कुंडली दिखवाइए कि पैसे वास्तव में हैं कितने। हो सकता है कि अभी आपने वो पूरा पोटेंशियल अपनाया ही ना हो जो आपके पैसे आने वाले हैं। लेकिन बहुत सिंपल सिंपल से उपाय हैं जो कि करने चाहिए घर में। शनि का उपाय करना चाहिए। शनि का पौधा आता है शमी, SHAMI, शमी। ये पौधा जो है वो घर के अंदर आपको लगाना चाहिए, बालकनीज़ में या कॉरिडोर्स में या छत के ऊपर, और इसको अपने हाथ से जल देना चाहिए जिसको पैसे कमाने हैं। वो ये काम करेगा तो शनि गोचर में कहीं पर भी होंगे, वो लाभ ही देंगे उसको। ओह! तो ये शमी का पौधा लगाएँ। दूसरा क्या है कि यदि गुरु की प्रॉब्लम चल रही है, घर के अंदर हमेशा कलह रहता है, परेशानी रहती है और उस कारण से पैसा जा रहा है, तो श्वेतार्क का पौधा लगाएँ, जो सफ़ेद अक बोलते हैं, मदार का पेड़ जो होता है, बहुत सहजता से मिलता है, जंगली भी उग जाते हैं। वो जो है वो अपने घर में लगाएँ, और जो व्यक्ति को ये संदेह है या जिसको पैसा कमाना है और उसको लगता है कि किसी न किसी कारण से नहीं हो रहा है, वो उसको जल करे, वो उसको जल दे रोज़, तो पैसा ही पैसा होना शुरू हो जाएगा। बस 2 पौधे लगाने हैं और उसके बाद पेड़ का जो कहते हैं वो नोट जो है वो बरसने शुरू हो वो जाएंगे। एक्चुअली थॉट प्रोसेस अलाइन होना शुरू हो जाता है। हुँ। आपको पता चल जाता है कि आप क्या काम गलत कर रहे थे और क्या काम आपको ठीक करना चाहिए। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 2025 को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है? कैसा साल रहेगा?
क्योंकि बीच में इतने युद्ध और कोरोना देख लिया, लोग बड़ा घबराते हैं, कहीं इन्वेस्ट भी करना तो सोचते हैं कुछ नया तो नहीं होगा। अभी चीन में वो नया वाला वायरस आया तो लोग घबरा के घर खरीदें नहीं खरीदें, क्या करें। 2025 थोड़ा शांत रहेगा, ये ट्रम्प आए कह रहे मैं युद्ध बंद करा दूंगा, होगा कुछ ऐसा? नहीं, 2025 2024 से तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर। अगर हम ग्लोबल देखें परिप्रेक्ष्य में तो भी शांति बहाल होगी काफ़ी हद तक। और हाँ, हो सकता है कि कुछ यूनिट्स के अंदर परेशानियां हों, लेकिन वो इतनी नहीं होंगी कि वो नोटिसेबल हों। जितना नोटिस आपने 2024 में नेगेटिविटी करी है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और आप देखेंगे कि 2025 2024 से ग्लोबल फेटर्निटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इट विल बी नाइस ईयर। मैं ये कहूँगा कि जो मोदी साहब की फिलॉसफी है, दैट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन एवरीवन फॉर दैट। लेकिन जाते जाते दो और लोगों के बारे में बता के जाइए, विराट कोहली और रोहित शर्मा फॉर्म में आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा जी जो कुंडली उनकी कहती है, वो अब अपने जो है जो पीक था वो अटेन कर चुके हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर देम। और ये उनके लिए भी कर्मा करेक्शन है। यदि वो ये प्रोग्राम देखते हों तो उनके लिए भी कर्मा करेक्शन है कि यू गाइज रियली विल हैव टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि अब जो मंगल की पॉजिटिविटी है नहीं मिल रही है। आपके पास गुरु बहुत अच्छा है, आपके पास मरकरी बहुत अच्छा है, और ये दोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मंगल आप लोगों का हल्का पड़ गया है। तो यू विल हैव टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ। मेंटल जो एक एक तरीके का स्टिग्मा आता है उससे निकलना शुरू कीजिए। और कुछ और टिप्स चाहिए तो मेरे पास आ जाइए। नहीं, और जिन भी लोगों को इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद विनय जी से मिलना है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका कांटेक्ट डिटेल वगैरह दूंगा ताकि वो आपसे मिल सके। जी, लेकिन विनय भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे भी नहीं पता थी। तो कम से कम ऐसी चीज़ों को जानना, एक्सप्लोर करना बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे भी और इंटरेस्ट पैदा होता है कि हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। किसी चीज़ को यूं ही मत नकारिए, और या किसी चीज़ पर यूं ही विश्वास मत कर लीजिए। परखिए, जानिए, समझिए, सही व्यक्ति के पास जाकर समझिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट और है। उसके बाद अपना मन बनाइए कि वो चीज़ सही है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।